अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ सफ़र कुन बाय अलीज़ा आयत पार्ट 7। आप ज़रा पीछे हट जाए, मुझे फ़ोटोज़ लेनी है अपने भाइयों के साथ। अलीज़ा उसे और तपाते हुए बोली तो मुकज़्ज़िम तन फन करता जहांज़ेब के साथ बैठ गया और अलीज़ा की तरफ देखने लगा जो पोज़ बदल बदल कर फ़ोटोज़ उतरवा रही थी, जो कि मुकज़्ज़िम का गुस्सा सातवें आसमान को छू रहा था। अलीज़ा ने मुकज़्ज़िम की तरफ देखा जो गुस्से से बैठा उसे ही देख रहा था। अलीज़ा की आंखों में शरारत चमकी। सिम? अलीज़ा आसिम से मुखातिब हुई। जी आपी, आसिम ने अलीज़ा की तरफ देखते हुए जवाब दिया। सिम, बहुत स्मेल आ रही है, कुछ जल रहा है क्या? अलीज़ा मासूमियत के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए बोली, जबकि इस बार जहांज़ेब अपना कहकहा नहीं रोक सका था। मुकज़्ज़िम ने गर्दन घुमाकर जहांज़ेब को खूंखार निगाहों से घूरा तो जहांज़ेब ने अपनी हंसी दबाई। आज वो मान गया था कि मुकज़्ज़िम मीर अहमद को कंट्रोल करने वाली हस्ती दुनिया में बस एक ही बनी है। आप हमें अपने देव शौहर के हाथों क्यों मरवाना चाहती है? आसिम अलीज़ा के कान में हल्की आवाज़ में बोला। देखे कैसे देख रहे हैं, जैसे अभी उठाकर बाहर फेंक देंगे। अली ने भी बात में हिस्सा डाला। आप ही ना तंग करो भाई को, उन्हें गुस्सा आ रहा है। इस बार उमर सलाह देता हुआ बोला, जबकि मुकज़्ज़िम मुसलसल इन बहन भाइयों को देख रहा था जो एक दूसरे के कान में खुसर फुसर कर रहे थे। मैं तो कहता हूँ भाई लोग यहाँ से निकल लो, वरना हमारी बहन हमें ज़रूर पिटवाएगी। अहमद उनकी तरफ झुकता राजदारी से बोला। कितने बेवफा हो तुम लोग, अब अपनी बहन को अकेला छोड़कर जाओगे? अलीज़ा उन चारों को घूरते हुए बोली, क्योंकि अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने मुकज़्ज़िम की दहकती रग पर हाथ रख दिया हो, जिससे मुकज़्ज़िम तो उसे हरगिज़ नहीं बख्शेगा। ना बहन, आपका शौहर आपके पास है, फ़िक्र नहीं करनी। अलीज़ा से उमर अलीज़ा से बोलता स्टेज से उतर के आया, जबकि वो तीनों भी उसके पीछे ही थे। इन सब को जाता देखकर अलीज़ा ने बेचारी सी शक्ल बनाकर मुकज़्ज़िम को देखा जो उसे ही घूर रहा था। मैम, आप सर के साथ आकर खड़ी हो जाए, हमें शूट करनी है। कैमरामैन ने अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला तो मुकज़्ज़िम को घूरते देखकर अलीज़ा ने मुस्कुराकर मुकज़्ज़िम को देखा और उसके साथ आकर खड़ी हो गई। बहुत जल्दी याद नहीं आ गई तुम्हें? मुकज़्ज़िम दाँत पीसता हुआ बोला। मैं तो मज़ाक कर रही थी, आप तो सीरियस ही हो गए। अलीज़ा मुस्कुराकर कैमरे में देखते हुए बोली, बेगम ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। वो अभी आ और अभी तो आपने राहत वाला भी हिसाब देना बाकी है। मुकज़्ज़िम अपना बाजू उसके कंधे पर फैलाता मुस्कुराकर बोला, मैं रात को सो गई थी, फिर कौन सा हिसाब? अलीज़ा मुकज़्ज़िम की जानिब देखते हुए बोली, बहुत खूबसूरत हिसाब है बेगम, आप फ़िलहाल फ़ंक्शन ख़त्म होने का इंतज़ार करें। मुकज़्ज़िम उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जो पहले से उसे देख रही थी। उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी जो मुकाबिल को नज़र झुकाने पर मजबूर कर देती थी, मगर मुकज़्ज़िम को यही लम्हा बेहद हसीन लगता था कि वो चाहता था कि अलीज़ा उसे हमेशा ऐसे ही देखती रहे। ये लम्हा इतना खूबसूरत था कि इस लम्हे को कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया था। आप तो ऐसे ही गुस्सा कर लेते हैं खड़ूस, अलीज़ा आखिर में हल्की आवाज़ में बोली। बेबी, ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं कितना खड़ूस हूँ। मुकज़्ज़िम उसकी कमर में बाजू हायल करते अपने करीब करते हुए बोला तो अलीज़ा ने घबरा कर सामने की तरफ देखा, मगर किसी का भी ध्यान उनकी तरफ नहीं था। क्या कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? अलीज़ा अपनी कमर से उसका बाजू हटाते हुए बोली। ताज्जुब की बात है, वैसे तुम्हें पता भी है कि तुम्हारा शौहर कितना बेशर्म है, फिर भी तुम बार बार एक ही बात पूछती हो। मुकज़्ज़िम उसका हाथ थामे स्टेज से उतरता हुआ बोला। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी है आप? जैद उनके सामने आते बत्ती सी निकालते हुए पूछने लगा। वालेकुम अस्सलाम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अलीज़ा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आपका शौहर नामुराद ठीक रहने दे तो ना। ज़ैद मुकज़्ज़िम की तरफ देखते शरारत से बोला तो मुकज़्ज़िम ने उसकी कमर में एक मुक्का रसीद किया तो वो कर्राह कर रह गया। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मेरा मतलब गुड़िया कैसी है आप? दाद अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला, भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं? अली ने खुशदिली से जवाब दिया, मैं भी ठीक गुड़िया। दाद मुस्कुराता हुआ उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला, एक तो अल्लाह ने मुझे सालों से बहुत नवाजा है। मुकज़्ज़िम खासी ऊँची आवाज़ में बोला, हाँ भाई, तेरे जैसे जिनका दोस्त बनने से बेहतर हम अपनी बहन के भाई बनना बस ज़्यादा पसंद करेंगे। ज़ैद मुकज़्ज़िम को जज करने वाले अंदाज में बोला तो अलीज़ा उसकी बात पर खिलखिलाकर हंसी। साले, तेरी सारी चर्बी तो मैं बाद में उतारूंगा, फ़िलहाल तेरे वाली इधर ही आ रही है, उसे संभाल। मुकज़्ज़िम मरियम को ज़ैद की तरफ आता देखकर बोला।
میں آپ کو کب سے کالز کر رہی ہوں، کال اٹینڈ کیوں نہیں کر رہے آپ؟ مریم زید کو غصے سے گھورتی ہوئی بولی۔ وہ میرا فون گاڑی میں رہ گیا، زید بتی سے نکالتے ہوئے بولا۔ تو آپ خود یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی گاڑی میں ہی رہ جاتے؟ مریم جل کر دانت پیستے ہوئے بولی۔ نہیں، میں پاگل تھوڑی ہوں، میں تو اپنی اتنی حسین بیوی کو چھوڑ کر گاڑی میں بیٹھوں؟ زید اس کا موڈ صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ تو میرا بھائی پاگلوں کی بھی لسٹ سے کافی اوپر تک جاتا ہے۔ مقدم اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ سارے تو چپ ہی رہے تو اچھا ہے، زید مقدم کی طرف دیکھتا دانت پیستے ہوئے بولا۔ آپ دونوں کب سے یہ ویڈیوز کر رہے ہیں؟ یہ ورڈ یوز کر رہے ہیں، یہ سالے کیا ہوتا ہے آپ کو؟ ذرا مینرز نہیں ہے ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے؟ علیزہ جو کب سے ان کی پیش گوئی سن رہی تھی، ان کے بار بار سالے بولنے پر بول پڑی۔ بیگم اس سے اچھا اور کوئی طریقہ نہیں ہے اسے مخاطب کرنے کا، مقدم علیزہ کی طرف دیکھتے مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا چھوڑو سب، آؤ ہم دوسری پارٹی کی طرف چلتے ہیں۔ زید انہیں ایک ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا جہاں علی اور احمد کی عائشہ کے ساتھ پھر کوئی جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ اوہ خدایا، پتہ نہیں ان سب کی کل کو کیسے بنے گی؟ علیزہ انہیں لڑتا دیکھ کر دل میں بولی اور مقدم کے ساتھ قدم ان کی جانب بڑھائے۔ نکاح کا فنکشن اہتمام پر تھا، سب مہمان جا چکے تھے اور اب وہ سب کپڑے چینج کیے لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے جن میں افرا اور جہان زیب موجود تھے۔ زید بھائی، آج آپ ہمیں کوئی سانگ سنائیں گے اپنی بیگم کی شان میں؟ عائشہ زید کی طرف دیکھتی چہک کر بولی۔ نہ بہن، میں یہ رسک نہیں لے سکتا، اگر ان کی شان میں کوئی گستاخی ہو گئی تو میری تو لاش بھی نہیں ملنی تم لوگوں کو۔ زید ڈرنے کی فل ایکٹنگ کرتے ہوئے بولا جبکہ لاؤنج میں سب کا کہکہا گونجا تھا۔ وہیں مریم نے اسے خوخار نظروں سے گھورا تھا۔ لالی یار تم سناؤ، تم بہت اچھا گاتی ہو، عائشہ اپنے ساتھ بیٹھی علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ علیزہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کیسے؟ میں نہیں گا رہی، علیزہ انکار کرتے ہوئے بولی۔ کیوں نہیں گا رہی ہو تم تو اتنا خوبصورت گاتی ہو یار، لالی پلیز پلیز نہ گا لو نا، عائشہ منت کرتے ہوئے بولی، جبکہ بالکل سامنے بیٹھا مقدم علیزہ کے چہرے کی سارے ایکسپریشنز دیکھ رہا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر کوئی گٹار ہی نہیں ہے، میں کیسے گاؤں گی؟ اس کے بغیر مجھے گانا نہیں آتا، علیزہ نے بہانہ بنایا۔ ہم تمہارا گٹار اور عاصم کا گٹار ساتھ لے کر آئے ہیں، جاؤ احمد بھاگ کر جاؤ اور گاڑی میں سے نکال کر لاؤ۔ عائشہ احمد کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تو وہ اٹھتا گٹار لینے چلا گیا، جبکہ علیزہ تو عائشہ کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ احمد نے گٹار لا کر عاصم کو دیے، عاصم اپنی جگہ سے اٹھا اور علیزہ کے ساتھ بیٹھ گیا کیونکہ اسے پتا تھا وہ صرف اس کے ساتھ ہی گاتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں۔ چلو لالی شروع ہو جاؤ، اور یہ گانا بھائی کے لیے آنا چاہیے، اچھا سا پیارا سا، مریم علیزہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات سن کر علیزہ تھوڑی کنفیوز ہوئی تھی۔ علیزہ نے اپنا گٹار سیٹ کرتے اس کی کچھ تاروں کو چھیڑا تو ایک خوبصورت سی دھن بجی، ایسی ہی عاصم کی تھی۔ اب دونوں کے گٹار میں سے ایک ہی دھن نکل رہی تھی، جبکہ بہت سوچنے کے بعد گانے کے بول بولے۔ تو ہی تو رہبر ہے، تو ہی تو میرا آسرا، تو ہی مقدر ہے، تو ہی ہے نصیب میرا۔ علیزہ نے اپنی خوبصورت آواز میں گانا شروع کیا، جبکہ نظریں جھکی ہوئی تھی، مقدم یکٹک اسے ہی دیکھتے جا رہا تھا اور باقی سب بھی مسکراہٹ کے ساتھ اس کو پوری توجہ سے سن رہے تھے۔ جہان زیب اور افراح ایک ساتھ بیٹھے تھے اور جہان زیب کی نظریں جھکی ہوئی تھی، جبکہ افراح اسے دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ علیزہ کی طرف کیوں نہیں دیکھتا۔ اسے اندازہ تھا کہ ایک طرفہ محبت سے نظریں ملانا سب سے مشکل کام ہے۔ تجھ کو دیکھے بنا دن یہ کٹتا نہیں، تجھ کو دیکھنے سے آنکھیں تھکتی نہیں، تو میری زندگی میں ہمیشہ رہے، ماہیا میرے ماہی جانیا دل جانی۔ علیزہ نے اس بار نظر اٹھا کر مقدم کی طرف دیکھا تھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھی، لیکن یہ صرف ایک پل کے لیے تھا کیونکہ علیزہ واپس نظریں جھکا چکی تھی۔ ماہیا میرے ماہی جانیا دل جانی، کننا سونا تو ہاں، کننا سونا تو ہاں۔ اس بار عاصم کی آواز علیزہ کے ساتھ شامل تھی اور یہاں سب نے تالیاں بجائی تھی، گایا انہوں نے تھوڑا سا تھا مگر بے حد خوبصورتی سے۔ آپ ہی ایک اور پلیز پلیز، احمد منت کرتے ہوئے بولا تو علیزہ نے ایک لمبا سانس لیا اور دوبارہ گٹار بجانا شروع کیا۔ تیرے نینا ایسے کافر، کیا چھپاؤ تجھ سے آخر، تو جانے میری ساری چوڑیاں، علیزہ نے مسکراتے ہوئے گنگنایا۔ تیرے پیچھے چل دوں میں آنکھیں میچے، تیرے ہاتھوں میں ہے میری ڈوریا۔ اب کی بار عاصم نے بھی گایا تھا۔ تو ہی چین میرا، تو ہی میری راتا، تو ہی چن میرا، تو ہی میری راتا، تو ہی تو میری
तू ही बरसाता, मैं यारा तैनू सब मनिया। अलीज़ा मुकद्दम की तरफ देखती मुस्कुरा कर बोली, जबकि उसके लफ्ज़ों में छुपे मफ़हूम को समझते मुकद्दम का दिल बाग़ी हो रहा था। उसका दिल कर रहा था अभी उसे उठाए और कहीं छुपा कर रख ले। तू माने या ना माने दिलदार असाते तेनू सब मनिया, तू माने या ना माने दिलदार असाते तेनू सब मनिया। इस बार आसिम और अलीज़ा एक दूसरे की तरफ देखते मुस्कुरा कर गा रहे थे, तू ही तोप मेरी तू ही परछावा, असा असाते तेनू सब मनिया, तू माने या ना माने दिलदार असाते तेनू सब मनिया। इन दोनों बहन भाई ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाने को ख़त्म किया। वाह भाई वाह, कमाल कर दिया। आयशा तालियां बजाती चहकती हुई बोली, अच्छा अब कुछ मुकद्दम भाई सुनाएंगे। आयशा सबको मुकद्दम की तरफ मुतवज्जा करते हुए बोली, जो सिर्फ अलीज़ा को ही देखने में मसरूफ़ था, मैं तो सुना दूंगा लेकिन देख लेना यहाँ से कोई भागे ना। मुकद्दम का इशारा अलीज़ा की तरफ था। नहीं नहीं भाई, कोई नहीं भागेगा, आप सुनाए बस। इस बार मरियम बोली थी, दराज कामत गुलाब चेहरा, खुमार आंखें उजाल रखना, तेरी अदाओं पर हम मर न जाए, खुदा की बंदी ख्याल रखना। मुकद्दम अलीज़ा की तरफ देखते अपनी गंभीर आवाज़ में बोला, जबकि अलीज़ा का दिल एकदम से 100 की स्पीड पकड़ चुका था। वाह 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 भाई, एक और सब एक ही आवाज़ में बोले थे। सुना है आपको शौक है बहुत हुक्मरानी का, ये दिल सल्तनत है आप सब राज कीजिए। मुकद्दम दिलकशी से मुस्कुराता अलीज़ा की तरफ देखता हुआ बोला, मेरे इश्क के 5 पर भारी है तेरे हुस्न में जो एक नुक्ता आता है। उसकी ऐसी शायरी पर अलीज़ा नज़रें ही नहीं उठा पा रही थी, जबकि मुकद्दम उसे मुकम्मल अपनी नज़रों के हिसार में रखे हुए था। अपनी आँखों को अंधेरों के हवाले करके हमने सदका तेरी आँखों का उतारा है। वो मैं पानी पी कर आता हूँ। अलीज़ा पानी पी कर आती हूँ। अलीज़ा फ़ौरन से खड़ी होती हुई बोली, ओ हेलो, किधर, ये लो पानी और बैठो इधर ही। आयशा आयशा अलीज़ा के पास बड़ा पानी का जग पकड़ाते हुए बोली, तो अलीज़ा ने बेचारगी से आयशा की तरफ देखा तो उसने ज़बरदस्ती उसे हाथ पकड़कर वापस बिठा लिया। जहांज़ेब भाई, अब आपकी बारी। इन सब की तोपों का रुख अब जहांज़ेब की तरफ था। मुझे कुछ नहीं आता, जहांज़ेब ने फ़ौरन इनकार किया। क्यों नहीं आता, आपको सुनाना पड़ेगा, अफ़रा के लिए। अब की बार अलीज़ा बोली, तो जबकि अब जहांज़ेब का इनकार करने का जवाज़ बनता ही नहीं था। अज़ल से तन्हाई काटी है हमने, ख्याल रखना कहीं साथ मांगते मांगते तन्हाई न पाल लेना। जहांज़ेब अफ़रा की जानिब देखते हुए बोला, मोहब्बत हो तो साथ, तो तन्हाई का क्या जवाज़। हम दुनिया की रौनकों से नहीं, तुम्हारी तन्हाई से दिल लगाएंगे। अफ़रा जहांज़ेब की तरफ देखते मुस्कुरा कर बोली, खुशबू जैसे लोग हैं हम, बिखरे बिखरे से रहते हैं। जहांज़ेब के लहजे में नामहसूसी सी बेबसी थी, जो अफ़रा ने अच्छे से महसूस की थी। बिखरे को समेटने का हुनर आता है हमें, तुम जो इजाज़त दो तो समेटूं ऐसे जैसे कभी बिखरे ही ना हो। अफ़रा के लफ्ज़ों में वो यकीन था जो वो जहांज़ेब से मांग रही थी। जहांज़ेब भी अच्छे से समझ गया था, मोहब्बत राज नहीं आती मुझे, किसी का दिल हमारे दिल को खुद में समेटने की इजाज़त नहीं देता। जहांज़ेब की आंखों में अब एक सवाल था, वो अज़ल से ही मुझ में था मौजूद, इश्क ने तो सिर्फ आगाही दी है। अब की बार जहांज़ेब लाजवाब हो गया था। वो बस अफ़रा की आंखों में देखते जा रहा था, जैसे कुछ ढूंढना चाह रहा हो। ओ हेलो लैला मजनू, ये तुम लोग अपनी बोरिंग शायरी अकेले में करना, अभी वापस होश की दुनिया में आओ। मुकद्दम उन दोनों को कब से अपनी ही धुन में बोलते हुए देख रहा था, जबकि सबका हाल भी यही था। अलीज़ा को लग रहा था उसने गलती कर दी है जहांज़ेब से बोलकर। मुकद्दम की आवाज़ से दोनों का तबस्सुम टूटा था, जबकि अफ़रा बेहद शर्मिंदा हुई थी। क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ़ है? खुद तुम पब्लिक प्लेस में अपनी बीवी की शान में शायरी अर्ज़ फरमा रहे थे और हमारी बारी पर बोर होने लगे हो, कमीने कहीं के। जहाँ से मुकद्दम को घूरते हुए बोला, जबकि कब से जो सब सीरियस बैठे थे, एकदम सबकी हंसी छूटी। हाँ 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 यार, तूने तो कमाल कर दिया। ज़ैद हंसी से लोट-पोट होते हुए जहांज़ेब से बोला, साले तेरे तो मैं बाद में दाँत तोड़ूँगा, और तुझे शर्म नहीं आती, मेरी ही बहन के सामने मुझे कमीना कहता है। मुकद्दम जहांज़ेब को घूरते हुए बोला, पहली बात साला नहीं बहनोई हूँ तेरा, और दूसरी बात मैंने तुझे तेरी बहन ही नहीं, तेरी बीवी के सामने भी और साले सालियों के सामने भी कमीना बोला है। अब बोल क्या कर लेगा तू? जहांज़ेब उसे और तपाते हुए बोला,
बेटा, कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन तू बस अभी तो सब्र कर, मुकद्दम दाँत कचकचाते हुए बोला। ओफ़ो! क्या हो गया? आप लोग लड़ते क्यों रहते हैं? अलीज़ा उन्हें चुप होता ना देख कर बोली, तो मुकद्दम अपना फ़ोन लेता बाहर की जानिब बढ़ गया, क्योंकि उसे दाँत की कॉल आ रही थी। भाभी, हम कहाँ लड़ते हैं? आपका शौहर नामुराद हमें जीने ही नहीं देता, हर टाइम हमारे पीछे पड़ा रहता है, जैसे हमने कोई कर्ज लिया हो उससे। ज़ैद मुकद्दम के जाने के बाद हाथ हिला हिला कर बहुत दुख से बोला, जैसे उस पर बहुत बड़ा जुल्म हो गया हो। अब ऐसी भी बात नहीं है भाई, मेरे शौहर ऐसे नहीं है। अलीज़ा को मुकद्दम के बारे में ऐसे सुनकर बुरा लगा था। वो तो बहुत स्वीट और केयरिंग है। अलीज़ा ने फ़ौरन सच्ची पेशगोई की थी। भाभी, वो स्वीट और केयरिंग सिर्फ़ आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। ज़ैद अभी भी मोहल्ले की लड़ाका औरतों की तरह हाथ हिला हिला कर मुकद्दम की बुराई करने में मसरूफ़ था। ओए, तुझ में ये औरतों वाले फ़ॉल्ट कहाँ से आ गए? जहांज़ेब उसे ऐसे बोलते देखकर हँसते हुए बोला, कुछ ना पूछो भाई, तुझे क्या बताऊँ कि इस आदमी ने मुझ पर क्या-क्या ज़ुल्म और सितम ढाए हैं। ज़ैद अपने एक हाथ पर दूसरे हाथ को मारते मज़ीद ओवर एक्टिंग करते हुए बोला, जबकि उसकी इस हरकत पर सबने कहा लगाया था। अब आगे। सरदार साहब की फैमिली मरियम और आयशा घर की तरफ रवाना हो चुके थे। अलीज़ा ने बहुत कोशिश की थी कि वो आज यहीं रुक जाए, पर सरदार साहब को बहुत से काम थे, जबकि मरियम और आयशा के घर वालों ने भी वापस आने का बोल दिया था, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। अलीज़ा कपड़े चेंज करती ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो मुकद्दम बेड पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ टाइप करने में मसरूफ़ था। अलीज़ा एक नज़र उसको देखती अपनी साइड पर आकर लेट गई और आंखें मूंदे सोने की कोशिश करने लगी, क्योंकि अलीज़ा को ऐसे नींद नहीं आ रही थी। मुकद्दम ने गर्दन घुमाकर एलिज़ा की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए मीठी बैठी हुई थी। वो उसे देखते मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था मैडम को ऐसे तो नींद बिल्कुल नहीं आने वाली। मीर बहुत कोशिश कर मीर बहुत कोशिश करने के बाद भी जब नींद नहीं आई तो अलीज़ा ने मुकद्दम को पुकारा। बगैर लैपटॉप से नज़रें हटाए जवाब दिया। वो लाइट ऑफ कर दे, अलीज़ा ने मुकद्दम की जानिब देखते हुए कहा, जबकि मुकद्दम ने बगैर जवाब दिए हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑफ कर दी तो कमरे में अंधेरा छा गया, जबकि लैपटॉप से बाहर आती रोशनी मुकद्दम के चेहरे के एक्सप्रेशन साफ वाज़ेह कर रही थी, जो बहुत ज़्यादा संजीदा थे। और मुकद्दम की संजीदगी अलीज़ा को ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि उसने कहीं मुकद्दम को नाराज़ तो नहीं कर दिया। मीर, बहुत सोचने के बाद अलीज़ा करवट मुकद्दम की तरफ करती बदलती हुई उससे फिर से मुखातिब हुई। जवाब अब भी वही था, मगर चेहरा संजीदा। आप नाराज़ हैं मुझसे? अलीज़ा ने हल्की सी आवाज़ में पूछा। नहीं तो, दो टोक जवाब दिया गया, मगर देखा फिर भी नहीं था उसकी तरफ। फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? अलीज़ा उठकर बैठती ही बोली, और चेहरा उस ऐसे था जैसे अभी रो देगी। तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है? मुकद्दम अब भी चेहरे पर संजीदगी लिए बोला। मैंने तो बस मजाक किया था, अलीज़ा मिनमिनाई, जबकि आंखों में नमी जमा होने लगी थी। अच्छा मजाक था, सबकी फिक्र है, शौहर जाए भाड़ में। मुकद्दम संजीदगी से बोला तो अलीज़ा एकदम से शर्मिंदा हुई थी। सॉरी, अलीज़ा नम आवाज़ में बोली। तो उसने झटके से उसकी जानिब देखा, मगर अंधेरे में वो उसे नहीं देख सका था। हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की तो देखा वो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए बैठी थी। मुकद्दम झटके से अपना लैपटॉप साइड पर रखते हुए उसके करीब हुआ। मेरी जान, रो क्यों रही हो? मुकद्दम उसके गिर्द अपने बाजू हायल करते अपने करीब करते हुए बोला। आप नाराज़ हैं ना? अलीज़ा अपने आंसू पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोली। तो इसका मतलब मैं अगर नाराज़ हो जाऊँ तो तुम मनाने की बजाय ऐसे तकलीफ दोगी मुझे? मुकद्दम उसकी आंखों पर अपनी उंगली के पोरों से साफ करते हुए बोला, तो उसके रोने में और रवानगी आ गई। मैंने जानबूझकर नहीं किया था, अलीज़ा सिसी करती हुई उससे पूछ बोली, जबकि मुकद्दम उसको देखते हंस दिया। तो मेरी जान, किसने बोला कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? मुकद्दम उसकी आंखों पर लब रखते हुए बोला। तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? अलीज़ा मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोली। एक मजाक तुमने किया और एक मैंने कर लिया, मुकद्दम उसकी जानिब देखते मुस्कुराते हुए बोला, जबकि अलीज़ा ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा। मतलब आप नाराज़ नहीं थे, आप ड्रामे कर रहे थे। अलीज़ा तो ऐसे थी जैसे यकीन ही ना हुआ हो उसकी बात पर। मुकद्दम ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया तो अलीज़ा अपना रोना धोना भूल कर गुस्से से उसे घूरने लगी। मतलब हद हो गई, वो इसे इतना सीरियस ले रही थी और जनाब मजाक कर रहे थे। अब ऐसे देखोगी तो फिर मैं बेचारा कहाँ जाऊँगा? मुकद्दम उसे खुद को घूरता देखकर बोला। छोड़े मुझे, आप कितने कितने बड़े चीटर हैं। अलीज़ा उसके हिसाब से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, ना बेगम, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
तुम मुझे ये बताओ, रात को रूम में क्यों नहीं आई? मुकद्दिम हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ करता, साइड लैंप ऑन करता, उसे साथ लिए लेटते हुए बोला। वो मैं थक गई थी, फिर मुझे पता नहीं चला और मैं सो गई। अलीज़ा बड़ी मासूमियत से बोली। अच्छा, खुद तो सो गई, मगर शौहर का ख्याल एक बार भी नहीं आया? मुकद्दिम उसके बालों से कैचर निकालता हुआ बोला। क्यों, आप नहीं सोए रात को? अलीज़ा ने सर उठाकर मुकद्दिम की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे नींद नहीं आई, अकेले मुझे डर लग रहा था। मुकद्दिम मुस्कुराता हुआ बोला तो अलीज़ा हंस दी। आपको भी डर लगता है? अलीज़ा हंसते हुए बोली। हाँ यार, तुम्हारा मासूम सा शौहर हूँ, अकेले में डर जाता हूँ। मुकद्दिम उसके माथे पर अपना लम्स छोड़ते हुए बोला। पहले भी आप डरते थे क्या? अलीज़ा अपनी करवट मुकद्दिम की जानिब लेते हुए बोली। अब वो दोनों बिल्कुल आमने सामने थे। नहीं, शौहर बनने के बाद से लगता है। मुकद्दिम उसकी कमर में हाथ डाले और करीब करते हुए बोला। फिर तो आपको मुश्किल होगी, क्योंकि मैंने तो अगले हफ्ते चले जाना है मामा बाबा के पास। अलीज़ा मुकद्दिम की शर्ट के बटन से खेलते हुए बोली, क्योंकि वो ये डरने वाला मामला सीरियस ले रही थी। कहीं नहीं जा रही, तुम रुखसती से एक दिन पहले चली जाना, बल्कि मेरे साथ ही बारात वाले दिन जाना। मुकद्दिम उसके हाथ लबों से लगाता हुआ बोला। क्या मतलब? ऐसे नहीं होता। अलीज़ा उसकी अजीब सी बात सुनकर फट से बोली। तो फिर क्या हुआ? अब हो जाएगा। मुकद्दिम उसके गाल पर लब रखते बहके अंदाज में बोला तो अलीज़ा का दिल बेसाख्ता धड़का था। वो बे वो बेजान वो बेजान वो बीजान बोल रही थी। अभी अलीज़ा बोलती, मुकद्दिम ने उसकी बात काटी थी। मैं बीजान से खुद बात कर लूँगा, तुम इस बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो। मुकद्दिम उसके लबों को हल्का फुल्का छूते हुए बोला, जबकि अलीज़ा के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई थी। मुझे नींद आ रही है। अलीज़ा उसके इरादे भांपती हुई फौरन बहाना बना गई। सो जाना, पहले मुझे तो हिसाब दो कल रात दूर जाने का। मुकद्दिम बोलता उसके लबों पर झुका और उसकी सांसें रोक गया, जबकि अलीज़ा ने उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जकड़ा था। मुकद्दिम की सांसें मुकद्दिम उसकी सांसें पीता मुकम्मल मदहोश हो चुका था, जबकि अलीज़ा की सांसें उखड़ने लगी थी। उसने मुकद्दिम को कंधों से थाम कर पीछे करना चाहा, मगर वो उसके फौलादी जिस्म को एक इंच भी नहीं हिला पाई। वो बार बार मज़ाहमत कर रही थी, मगर मुकद्दिम को ज़रा फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जबकि वो अब बेहोश होने को थी। अलीज़ा ने अब अपनी पूरी जान लगाकर ऐसे धक्का दिया तो मुकद्दिम फौरन होश की दुनिया में लौटा और अलीज़ा को देखने लगा, जो उसके सीने से सर टिकाए लंबे लंबे सांस लेती हलकान हो रही थी। मुकद्दिम उसका सुर्ख चेहरा देखते एक बार फिर से उसके लबों पर झुका। उसकी लम्स में अब हद बेहद नरमी थी। वो अपनी सांसें अलीज़ा की सांसों में मुंतकिल कर रहा था। कुछ देर बाद वो पीछे हटा। बहुत मुश्किल है मेरी जान ये दूरियां बर्दाश्त करना, मुकद्दिम बोला, उसे खुद में भीज गया। सो जाओ, नहीं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। मुकद्दिम उसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ बोला। वो अलीज़ा ने अपना सुर्ख चेहरा मुकद्दिम के सीने में छुपाया और आंखें मूंद गई, जबकि मुकद्दिम रूम में चलता आखिरी लैंप भी ऑफ करता आंखें बंद कर गया। दूसरी तरफ अफरा फ्रेश होकर निकली और खुद को रिलैक्स करती बेड पर लेट गई। उसे बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही थी। आंखें बंद करते ही उसके सामने जहांजेब का चेहरा लहराया तो बेइख्तियार मुस्कुरा दी। कितना खूबसूरत एहसास होता है ना, जब आपके नसीब में वो लिख दिया जाए जिसे आप बचपन से चाहते हैं। आपकी मोहब्बत आपकी दस्तरस में आ जाए, हमेशा हमेशा के लिए। आपको न जाने आपको खो जाए। अफरा को यकीन था वो ज़रूर जहांज़ेब को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला देगी। ज़रूर एक दिन उसकी एक तरफ़ा मोहब्बत का सफ़र सफ़रकुन में बदलेगा और वो ये ही सब सोचती कब नींद की वादियों में उतर गई, उसे पता ही नहीं चला। जहांज़ेब बेड पर लेटा हुआ था, जबकि उसके जहन में अफरा की आंखें जहन से अफरा की आंखें ही नहीं जा रही थी, जो उससे बहुत कुछ बोल रही थी। वो अब उसकी बीवी बन चुकी थी और कुछ ही घंटों में इतनी मोहब्बत किसी को नहीं हो सकती, जितनी उसने अफरा की आंखों में आज अपने लिए देखी थी। या शायद उसने आज पहली बार उसकी आंखों में देखा था। आज पहली बार मकाम बदला था। आज जहांज़ेब पहली बार कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। क्या अफरा की आंखों में जो उसे नज़र आया वो सच था या बस वक्ती एहसास था? वो बहुत ज़्यादा उलझन का शिकार हो रहा था। अगर वो मुझसे मोहब्बत करती है तो उसने कभी इजहार क्यों नहीं किया? जहांज़ेब ने खुद से सवाल किया। नहीं, ऐसा नहीं है, बस ये वक्ती एहसास है और कुछ नहीं, उसने खुद ही जवाब दिया। वक्ती एहसास आंखों में नज़र नहीं आया करते। वो फिर खुद से मुखातिब हुआ। मैं उससे बात करके सब क्लियर कर लूँगा, बीवी है वो अब मेरी।
और इससे कुछ भी पूछने का हक रखता हूँ मैं। जहांज़ेब खुद से बोलता आंखें मूंद गया। हवेली में शादी की तैयारियों की वजह से सब बहुत मसरूफ थे, जबकि जहांज़ेब अमेरिका जा चुका था अपने काम के सिलसिले में। निकाह वाले दिन के बाद उन दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी, और दूसरी तरफ अलीज़ा मुकज्जिम की हरकतों से तंग आई हुई थी, जो उसे सताने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। अब भी वो लाउंज में सबके साथ बैठी कुछ कपड़े देखने में मसरूफ थी, जबकि मुकज्जिम घर पर मौजूद नहीं था। वरना ये बात पक्की थी कि अगर वो घर पर मौजूद होता तो अलीज़ा इतने आराम से हरगिज़ न बैठी होती। भाभी, आपने मेहंदी का ड्रेस पसंद कर लिया? अफरा अलीज़ा को देखते हुए मुखातिब हुई। नहीं, तुम्हारे भाई की फरमाइश है कि सारे ड्रेस वो खुद पसंद करेंगे। अलीज़ा ने मुकज्जिम का प्लान बताया। है, भाई ने कभी लेडीज़ शॉपिंग की ही नहीं, फिर वो कैसे कर लेंगे? अफरा हैरान होते हुए बोली, क्योंकि वाकई में मुकज्जिम ने कभी लेडीज़ शॉपिंग नहीं की थी। ये पता नहीं, अलीज़ा ने कंधे उचकाए। बीजान, मैं शादी से पहले मामा बाबा के पास जाऊंगी? अलीज़ा ने बीजान की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ बच्चा, जाहिर सी बात है, लड़की की रुखसती उसके माँ बाप के घर ही से तो होती है ना। बीजान ने मुस्कुराते हुए कहा। अलीज़ा को जवाब दिया, जबकि अलीज़ा उनकी बात पर खिल उठी थी। सच्ची बीजान, लेकिन मीर तो बोल रहे थे कि वो आपसे बात करेंगे और मुझे नहीं जाने देंगे। अलीज़ा ने मुंह बनाते हुए बोला तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सब हंस दिए। क्यों नहीं जाने देगा भाई? वो तुम्हें खुद छोड़ कर आएगा और वापस बारात वाले दिन ही लाएगा। बीजान ने अपना हुक्म सुनाया। हाय सच्ची, मतलब मेरी सही वाली शादी होगी? अलीज़ा खुश होते हुए बोली। हाँ बच्चा, और तुम परसों जा रही हो अपने घर, और एक हफ्ते तक मुकद्दम से नहीं मिलोगी, और ना ही वो मिलेगा। एक हफ्ते बाद जब हम मेहंदी की रस्म अदा करेंगे, तुम दोनों तभी देख सकते हो एक दूसरे को, इससे पहले नहीं। सिमरा बेगम अफरा की वालिदा अलीज़ा की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली। ओके, अलीज़ा फौरन से पहले हामी भर गई। अब देखना ये था कि इनके मंसूबों पर मुकज्जिम का क्या रिएक्शन होता है। मुकज्जिम शाम के वक्त घर में दाखिल हुआ और रुख अपने कमरे की जानिब किया। मुकज्जिम कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में कोई नहीं था। अपनी टाई ढीली करता वो अपना कोट उतारने लगा। इतने में वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अलीज़ा टॉवल से अपने बाल रगड़ती बाहर आई। अस्सलाम वालेकुम, मुकज्जिम से सलाम कहती ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर खड़ी हो गई। मुकज्जिम अपनी शर्ट की कफ खोलता शर्ट के बाजू अपनी आस्तीनों तक चढ़ाता बगौर अलीज़ा को देख रहा था, जो निखरी निखरी सी आईने के सामने खड़ी थी। डार्क ग्रीन और ब्लैक ड्रेस पहने, गीले बालों को पुश्त पर बिखरे, वो ड्रेसिंग टेबल से ड्रायर ढूंढ रही थी। मुकज्जिम चलता उसके पीछे खड़ा हो गया और उसे पीछे से अपने हिसार में लिए अपने और अलीज़ा के अक्स को आईने में देखने लगा। मेकअप से पाक साफ सुथरा भीगा भीगा सा चेहरा मुकज्जिम को बहका रहा था। वालेकुम अस्सलाम बेगम, क्या आपको नहीं मालूम जब शौहर घर आए तो उसे स्पेशल तरीके से वेलकम करते हैं? मुकज्जिम अपनी थोड़ी उसके कंधे पर रखते हुए बोला। कौन सा स्पेशल तरीका? अलीज़ा ने भी आईने में देखते हुए पूछा। पहले तो अपने शौहर के करीब जाया करो, फिर उसे हक किया करो, फिर एक छोटी सी किस किया करो। मुकज्जिम उसके गीले बालों में मुंह छुपाता गहरा सांस लेते हुए बोला, जबकि उसकी इस बात पर अलीज़ा एकदम सुर्ख पड़ी थी। मुझे आपसे मुझसे आपकी तरह बेशर्म नहीं बना जाता, और छोड़े, मुझे बाल ड्राई करने दे। अलीज़ा उसके हिसार से निकलने की जद्दोजहद करते हुए बोली। मुकज्जिम ने सर ऊंचा करके आईने में से उसकी तरफ देखा, जो पूरी जान लगाती निकलने की कोशिश कर रही थी, मगर मुकज्जिम जरा सा हिला तक न था। बेबी, पता है तुम्हें, तुम ये हिसार कभी भी नहीं तोड़ सकती, इसलिए कोशिश भी मत किया करो। मुकज्जिम अलीज़ा को स्टूल पर बिठाते हुए बोला और दराज से ड्रायर निकालता उसके बाल सुखाने लगा। हाँ जी, पता है मुझे, आप इतने मोटे हैं और मैं इतनी स्मार्ट हूँ, अलीज़ा नाक चढ़ाते हुए बोली, जबकि मुकज्जिम तासुब से सर हिला कर रह गया, क्योंकि वो उसकी वजाहत और खूबसूरती से भरपूर बॉडी को मोटा बोल रही थी। बेगम, लड़कियां तरसती है ऐसे बॉडी वाले लड़के से शादी करने के लिए, और तुमने खोता ही खो में डाल दिया। मुकज्जिम आखिर में हंसता हुआ बोला। खोता? आप खुद को खोता बोल रहे हैं? अलीज़ा हैरान होती हुई मुकज्जिम की तरफ देखते हुए बोली, जबकि मुकज्जिम का दिल किया अपना सर किसी दीवार में दे मारे। शर्म नहीं आती अपने शौहर को खोता बोल रही हो? मुकज्जिम से घूरते हुए बोला। अस्तगफिरुल्लाह मीर, मैंने कब बोला, आपने खुद ही बोला है। अलीज़ा फौरन कानों को हाथ लगाते हुए बोली। मैंने तो तुम्हें एक कहावत सुनाई थी, तुमने मुझे ही खोता बना दिया। मुकज्जिम उसके बालों को अच्छे से ड्राई करते हुए बोला। अच्छा, वो कहावत थी, मगर खोता खो में कैसे जाता है? अलीज़ा मुकज्जिम की तरफ सवालिया नज़रों से देखते हुए बोली, और मुकज्जिम को लगा अब वो उसे कभी नहीं समझा पाएगा कि आखिर खोता खो में कैसे जाता है।
बताए ना, अलीज़ा ने फिर से मुकद्दम से पूछा। चुप कर जाओ यार, मुकद्दम उसे चुप करवाते हुए बोला। नहीं, मुझे बताए ना, अलीज़ा जिद करते हुए खड़ी होते हुए बोली। फजूल जिद मत करो, अब चुपचाप वापस बैठो। मुकद्दम ने उसे कंधों से पकड़कर वापस बिठाया। बताए ना, अलीज़ा ने फिर से जिद की तो मुकद्दम ने एक लंबा सांस लिया। क्या बताओ बेगम, मुकद्दम अनजान बनते हुए बोला कि खोता खो में कैसे जाता है। अलीज़ा ने भी उसे राह फरार ना होने दिया। टांगों से चलकर जाता है, सिंपल, मुकद्दम सादा सा जवाब देते हुए बोला। लेकिन वो जाता क्यों है, अलीज़ा ने एक और सवाल किया। नहाने जाता है, मुकद्दम भी बेतुके से जवाब दे रहा था। खो में पानी कैसे आया, उसने एक और सवाल किया। मैंने पानी के पाइप लगवाए हैं वहां पर, मुकद्दम ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। वाह, ये तो बड़ा नेकी का काम किया है आपने। वो नहाएंगे तो आपको दुआएं भी देंगे, है ना। अलीज़ा ने नया शोशा छोड़ा, जबकि मुकद्दम उसके बाल छोड़ता पास ही सोफे पर सर पकड़कर बैठ गया। वो जो पाकिस्तान की टॉप कंपनी का मालिक था, जिसके आगे लोग लाजवाब हो जाया करते थे, आज उसकी बीवी ने 1 मिनट में उसका दिमाग घुमाकर रख दिया था। इतनी अकल कहाँ से लेकर आई हो बेगम तुम, मुकद्दम उसका हाथ पकड़कर अपने साथ बिठाते हुए बोला। कहीं से नहीं, मैं वैसे ही बहुत समझदार हूँ, अलीज़ा इतराते हुए बोली। माशाल्लाह, इतनी समझदार बीवी मेरी ही हो सकती है, मुकद्दम अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। आपको एक बात बताओ अलीज़ा, मुकद्दम की तरफ आपको एक बात बताऊं, अलीज़ा मुकद्दम की तरफ देखती हुई मुस्कुरा कर बोली। बताओ बेगम, ये नाचीज़ तो आपको ही सुनने के लिए बैठा है। मुकद्दम उसकी गोद में सर रख कर लेटते हुए बोला। वो बीजान बोल रही थी, परसों आप मुझे मामा बाबा की तरफ छोड़कर आएंगे, अलीज़ा ने जैसे उसके सर पर बम फोड़ा था। क्या मतलब, मैं क्यों छोड़कर आऊँगा, मुकद्दम अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला। वो चची जान बोल रही थी कि परसों के बाद 1 हफ्ते तक हम नहीं मिलेंगे और ना ही एक दूसरे को देखेंगे। फिर जब मेहंदी की रस्म होगी तभी मिल सकते हैं। अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए सारी बात मुकद्दम को बताई। कहीं नहीं जा रही हो तुम, यहीं रहोगी मेरे पास, मुकद्दम फौरन इनकार करते हुए बोला। लेकिन मैंने तो आपके पास ही आना है, फिर आप क्यों मना कर रहे हैं, अलीज़ा नज़रों में इल्तिजा लिए मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोली। इसलिए कि मैं अपनी छोटी सी बीवी के बगैर नहीं रह सकता, मुकद्दम उसका नाक दबाते हुए बोला। लेकिन रुखसती तो बाबा के घर से ही होती है। मुझे नहीं पता, मुझे जाना है, आपने ज़बरदस्ती निकाह करके अपने पास रख लिया मुझे, मेरी शादी भी नहीं होने दी, अलीज़ा नाराज़गी से बोलती फौरन चेहरा दूसरी तरफ कर गई। अच्छा, अगर मैं ज़बरदस्ती ना भी करता तो तुम मुझसे हंसी खुशी शादी कर लेती, मुकद्दम उसके फूले फूले गालों को खींचते हुए बोला। अब भी तो कर रही हूँ, तब भी कर लेती, अलीज़ा अपने चेहरे से मुकद्दम के हाथ हटाते हुए बोली। देखो बेगम, मैं अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मैं अड्डे कहीं नहीं भेज रहा। और तुम भी, अभी मुकद्दम मजीद कुछ बोलता, अलीज़ा झटके से उठी, जबकि मुकद्दम का सर उसकी गोद से सोफे पर गिरा था। बगैर यहाँ वहाँ देखे कमरे से बाहर निकल गई, जबकि मुकद्दम हैरानगी से उसे जाता देखता ही रह गया। मुकद्दम अच्छे से जानता था कि वो अपनी शादी को लेकर कितनी एक्साइटेड है, मगर इस चक्कर में वो उससे 1 हफ्ता दूर नहीं रह सकता था। उसने सोचा था कि शादी के 2-3 दिन पहले छोड़ आएगा, मगर मैडम तो अभी से नाराज़ हो गई थी। मुकद्दम सर्द आह भरता उठकर फ्रेश होने चला गया। अब उसे जो भी बात करनी थी बीजान से करनी थी। अब दूसरी तरफ, फरी जाओ बेटा, ये चाय जहांज़ेब को देकर आओ उसके कमरे में, सिमरा बेगम अफरा को चाय का कप थमाते हुए बोली। जहांज़ेब आ गए, अफरा ने सिमरा बेगम के हाथ से कप पकड़ते हुए पूछा। हाँ, अभी आया है, कुछ देर पहले, अब जाओ देकर आओ उसे, ज़रूरत होगी, अभी इतना सफ़र करके आया है, सिमरा बेगम अफरा से बोलती दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गई, जबकि अफरा ने कदम जहांज़ेब के कमरे की जानिब बढ़ाए। अफरा जहांज़ेब के कमरे के बाहर खड़ी सोच रही थी कि अंदर कैसे जाए। उसे जहांज़ेब का सामना करते हुए हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। हिम्मत करके अफरा ने दरवाज़ा नॉक किया, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। उसे दोबारा नॉक किया तो दरवाज़ा खुल गया। अस्सलाम वालेकुम, ये आपकी चाय, अफरा जहांज़ेब को सामने देखकर जल्दी से बोली। वालेकुम अस्सलाम, जहांज़ेब सलाम का जवाब देता हुआ दरवाजे से पीछे हट गया, मतलब साफ था कि वो अंदर आ सकती है। अफरा कमरे में दाखिल हुई और चाय का कप सामने टेबल पर रख दिया और वापस जाने के लिए मुड़ी। बैठो, कुछ बात करनी है तुमसे, जहांज़ेब की आवाज़ सुनते अफरा झटके से मुड़ी और सोफे पर बैठ गई, जबकि जहांज़ेब भी उसके कुछ फासले पर बैठ गया। उस शादी को लेकर तुम सीरियस हो, जहांज़ेब की गंभीर आवाज़ अफरा की समाअतों से टकराई। जी मैं सीरियस हूँ, अफरा ने नज़र झुकाकर जवाब दिया। मोहब्बत करती हो किसी से, जहांज़ेब ने
जानबूझ कर किसी बोला था ताकि वो सच सुन सके। जहांज़ीब की बात सुनकर अफ़रा ने झटके से सर उठाया। जी करती हूँ। अफ़रा लहजा मजबूत करते हुए बोली। कौन है वो? जहांज़ीब लहजा अब संजीदा था। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी मोहब्बत एक तरफ़ा है, इसलिए मैं उसका नाम लेना ज़रूरी नहीं समझूंगी। अफ़रा सपाट अंदाज में बोली। अगर तुम किसी और से मोहब्बत करती थी तो मुझसे निकाह क्यों किया? जहांज़ेब के अंदर एक डर था कि कहीं अफ़रा की पसंद कोई और ना हो। मेरे घर वालों की मर्जी थी और मेरी भी। अफ़रा नज़र झुकाते हुए बोली। अगर तुम्हारी मर्जी मुझसे निकाह में थी तो तुम्हारी मोहब्बत का क्या? जहांज़ेब के लहजे में आहिस्ता आहिस्ता सख्ती आ रही थी। मैंने बताया ना, मेरी मोहब्बत एक तरफ़ा है और मैं उसका नाम लेना ज़रूरी नहीं समझती। अफ़रा ने अभी साफ साफ इनकार किया, मतलब वो नाम नहीं बताएगी। तुम मेरे निकाह में हो और मेरी बीवी हो, ये सब जानना मेरा हक है। जहांज़ेब ने अफ़रा की तरफ देखते हुए बोला। या तो वो मोहब्बत नहीं होगी जिसे तुम भूल गई हो, या फिर तुम इस निकाह के लिए दिल से राजी नहीं हो। जहांज़ीब सख्त आवाज़ में बोला, जबकि अफ़रा को लगा उसकी मोहब्बत को किसी ने गाली दी हो झूठा बोलकर। मेरी मोहब्बत को झूठा बोलने का आपको कोई हक नहीं है। अफ़रा जहांज़ेब की तरफ देखती ही बोली। मुझे सारे ही हक हैं मिसेस जहांज़ेब अहमद ख़ान। जहांज़ेब ने उसे नाम लेकर हक याद दिलाया था। आप सुनना क्या चाहते हैं? अफ़रा ने रुख जहांज़ेब की जानिब करते हुए पूछा। नाम। एक लफ्ज़ जवाब दिया गया। मैं उस शख्स की मोहब्बत में बचपन से गिरफ्तार हुई थी, और ये सिर्फ मोहब्बत नहीं थी। मेरी सोचों का, मेरी ज़िंदगी का तमाम तर मरकज़ एक ही शख्स था, और आज उसी शख्स के निकाह में हूँ मैं। उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा, तो मैं चलती हूँ। अफ़रा बोलती उठ खड़ी हुई, मगर जहांज़ेब उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बिठा चुका था। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई, और मेरी मर्ज़ी के बगैर तुम यहाँ से जा नहीं सकती। जहांज़ेब अफ़रा की जानिब देखते सख्त लहजे में बोला। कब से चल रहा है ये सब, और तुमने किसी को बताया क्यों नहीं? जहांज़ेब उसकी तरफ देखते हुए बोला। मेरी मोहब्बत एक तरफ़ा थी, और एक तरफ़ा मोहब्बत का दूसरे इंसान की नज़र में कोई मकाम नहीं होता। वो चाहे एक तरफ़ा मोहब्बत थी, लेकिन वो मोहब्बत मेरे पास थी, और मुझे इंसानों से उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मुझे मेरे खुदा से उम्मीद थी। मैं अपनी मोहब्बत को आपके सामने ज़ाहिर करके अपनी मोहब्बत की तौहीन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अफ़रा नज़र झुकाते हुए बोली। ऐसा मुमकिन नहीं। जहांज़ेब जांचती नज़रों से अफ़रा की तरफ देखते हुए बोला। आपको मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं करना, आप ना करें, लेकिन मेरी मोहब्बत की तौहीन भी मत करें। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। अफ़रा खासी सपाट अंदाज में बोली। मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। जहांज़ेब ने उसकी आंखों में कुछ ढूंढना चाहा। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मेरी मोहब्बत ही काफ़ी है हम दोनों के लिए। अफ़रा मुस्कुरा कर बोली। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती अफ़रा। जहांज़ेब उसको जहांज़ेब को उसकी मोहब्बत का यकीन होने लगा था। यकीन जाने, मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। अफ़रा के चेहरे पर मुस्कुराहट अभी भी बरकरार थी। वो जान गई थी कि जहांज़ेब किस बारे में बात कर रहा है। तुम नहीं जानती, और जिस दिन जानोगी मुझसे मोहब्बत भी करना बंद कर दोगी। जहांज़ेब आखिर अपना डर ज़बान पर ले ही आया था। मेरी मोहब्बत की मोहब्बत कोई और है, और फिर भी मैं उससे नफ़रत नहीं कर सकी, बल्कि मेरी मोहब्बत में कमी आई ही नहीं। इससे ज़्यादा भी मुझे आपको जानने की ज़रूरत है क्या? अफ़रा जहांज़ेब की तरफ देखते मुस्कुरा कर बोली। मेरी मोहब्बत की मोहब्बत कोई और है, और फिर भी मैं उससे नफ़रत नहीं कर सकी, बल्कि मेरी मोहब्बत में कमी आई ही नहीं। इससे ज़्यादा भी मुझे आपको जानने की ज़रूरत है क्या? अफ़रा जहांज़ेब की जानिब देखते हुए मुस्कुरा कर बोली। अफ़रा की बात सुनते जहांज़ेब ने झटके से सर उठाकर अफ़रा की तरफ देखा। मतलब वो जानती थी सब कुछ, फिर भी निकाह कर लिया। तुम्हें कैसे पता चला, और किसने बताया ये तुम्हें? जहांज़ेब ने अफ़रा की तरफ देखते हुए पूछा। क्योंकि बीजान अफ़रा को ये बात नहीं बता सकती थी। ये उसे पूरा यकीन था, लेकिन फिर भी अफ़रा को कैसे मालूम हुआ? जहांज़ेब की बात सुनते ही अफ़रा तल्ख़ी से मुस्कुराई। ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं। आपको आपके तमाम सवालात से जवाब मिल चुके हैं। अफ़रा सोफ़े से उठते हुए बोली, और कदम दरवाजे की जानिब बढ़ाए। दरवाजे के पास पहुंचकर अफ़रा रुकी और जहांज़ेब से मुखातिब हुई। मैं चाहती हूँ आप दोबारा इन बातों का ज़िक्र ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी भी बात के बारे में भाभी को पता चले और वो हर्ट हो। अफ़रा ने गोया अब जहांज़ेब के सर पर एक और बम फोड़ा था। यानी वो ये भी जानती थी कि वो लड़की कोई और नहीं, अलीज़ा है। जहांज़ेब सोफ़े से उठा और चलता हुआ अफ़रा के सामने खड़ा हो गया। उसकी इज़्ज़त मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है,
और तुम सब कुछ जानती हो, ये भी अच्छा है। कम से कम मुझसे कुछ न मिलने पर शिकवे नहीं करोगी। जहां से संजीदगी से कहता अपना रुख मोड़ गया, जबकि उसकी ये बात अफरा के दिल को लगी थी। वो बगैर कुछ कहे दरवाज़ा खोलती बाहर निकली, मगर सामने ही अलीज़ा को खड़ा देखकर वहीं रुक गई। भाभी, आप? अफरा ने लड़खड़ाती आवाज़ में बोला, जबकि जहांज़ेब अफरा की आवाज़ सुनता झटके से मुड़ा था। क्या हुआ? सब ठीक है? अलीज़ा इस दोनों इन दोनों का उड़ा हुआ रंग देखते हुए बोली। जी भाभी, अफरा अपने डर पर काबू पाते हुए बोली। फिर आप दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे कोई जिन देख लिया हो? अलीज़ा नॉर्मल अंदाज में बोली। तो इन दोनों ने सुख का सांस लिया, मतलब अलीज़ा ने कुछ नहीं सुना था। कुछ नहीं भाभी, वो बस आप अचानक सामने आ खड़ी हुई। तो अफरा अलीज़ा की तरफ देखती मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं गुजर रही थी यहाँ से तो तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। अभी मैं रुकी ही थी कि तुम बाहर आ गई। वैसे तुम रुखसती से पहले यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, अलीज़ा पूरा खालिस भाभीियों वाले अंदाज में बोली। वो मैं चाय देने आई थी, चले हम नीचे चलते हैं। अफरा बोलती अलीज़ा को हाथ पकड़ती आगे की जाने बढ़ गई, जहां जेब ने गहरा सांस लिया और दरवाज़ा बंद करता फ्रेश होने चला गया। अस्सलाम वालेकुम बीजान, मुकसिम बीजान के कमरे में दाखिल होता हुआ बोला। वालेकुम अस्सलाम, आओ, कैसे हो बच्चे? बीजान मुकसिम की तरफ देखती मुस्कुराकर बोली। मैं ठीक हूँ बीजान, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुकसिम उनके सामने बैठते हुए बोला। हाँ बोलो, बीजान मुकसिम की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोली। वो बीजान, मैं चाहता हूँ आप अलीज़ा को परसों नहीं बल्कि शादी से 2 दिन पहले उसके घर भेजें। मुकसिम बीजान की तरफ देखते खासा नरम लहजे में बोला। देखो मियाँ, वो तुम्हारी बीवी है, मगर उसूल भी कोई चीज़ है। तुमने हमसे बगैर पूछे उसे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया और अपने पास भी रख लिया, और अब तुम चाहते हो कि वो अब भी तुम्हारे पास ही रहे। तो हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। वो भी एक लड़की है, बाकी लड़कियों की तरह। उसने भी अपनी शादी के बारे में बहुत सारे ख्वाब देखे हैं, और यकीनन उसके घर वालों ने भी अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ सोचा होगा। तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि वो तुम्हारे पास रहेगी। आना तो उसने तुम्हारे पास ही है। रुखसती के बाद हफ्ता डेढ़ सब्र कर लोगे तो तुम्हारी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। अलीज़ा जाएगी और परसों ही जाएगी, और तुम उसे छोड़ कर आओगे। खुद ये हमारा हुक्म है, और इससे आगे हम एक भी बात नहीं सुनेंगे तुम्हारी। बीजान मुकद्दम को एक ही बार में सारे जवाबात देकर उसकी बोलती बंद कर चुकी थी, जबकि मुकद्दम तो बीजान को देखता ही रह गया था। क्या सोच कर आया था यहाँ पर, और बीजान को मना लेगा और वो मान भी जाएंगी, मगर यहाँ तो उसकी एक भी नहीं चली। बीजान, आप मेरी बात। अभी मुकद्दम मजीद बोलता, बीजान ने उसे टोक दिया। बीजान, आप मेरी बात। अभी मुकद्दम बोलता, बीजान ने उसे टोक दिया। हम फैसला कर चुके हैं और हम तुम्हें अपना फैसला सुना भी चुके हैं। अब हम मजीद एक भी बात नहीं सुनेंगे तुम्हारी। अब तुम जा सकते हो। बीजान ने अपनी बात खत्म करते उसे जाने का इशारा किया तो वो गुस्से से उठता कमरे से बाहर निकल गया, जबकि उसके पीछे से बीजान मुस्कुरा दी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो सख्ती से नहीं बोलेंगी तो वो उनकी एक भी नहीं सुनेगा। चाहे वो जितने मर्जी प्यार से उसे समझा ले, मगर वो नहीं मानेगा, इसलिए मजबूरन उन्हें सख्ती करनी पड़ी थी। मुकद्दम तनफन करता घर से बाहर निकला और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, मगर वहां से गुजरते हुए उसकी नज़र लॉन में खड़ी अलीज़ा पर पड़ी, जो पौधों को पानी दे रही थी। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ उसकी तरफ गया और एक झटके से उसके हाथ से पानी वाला पाइप पकड़कर साइड पर फेंका और उसकी कलाई पकड़े खींचते हुए अपने साथ ले गया, जबकि अलीज़ा हकी बकी उसके साथ ही खींचते चली जा रही थी। उसे ज़रा अंदाज़ा नहीं था कि मुकद्दम को इतना गुस्सा किस बात पर आया था। मुकद्दम उसे लिए अपने कमरे में दाखिल हुआ और झटके से दरवाजे को बंद करता उसकी तरफ बढ़ा, जबकि अलीज़ा डर कर 2 कदम पीछे हुई थी। बीजान को तुमने बताया है ना कि मैंने तुम्हें जाने से मना किया है? उसकी तरफ बढ़ते हुए संजीदगी से बोला। नहीं, मैंने नहीं बताया, मैं तो उनके पास भी नहीं गई थी। अलीज़ा और 2 कदम पीछे होते हुए बोली, जबकि उसे कदम पीछे की तरफ बढ़ाते देख के मुकद्दम के माथे पर मजीद बल नमूदार हुए थे। वो एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचता तमाम तर कदमों का फासला मिटा चुका था, जबकि अलीज़ा किसी कटी हुई पतंग की तरह उसके सीने से आ लगी थी। ये जो तुम बार बार मुझसे दूर जाने की कोशिश करती हो ना, किसी दिन जान निकाल दूंगा मैं तुम्हारी। अपनी इस हरकत से बाज आ जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मुकद्दम उसके सर से दुपट्टा सरकाता कैचर निकालते हुए बोला। और जो आप बेफजूल में गुस्सा कर रहे हैं वो? अलीज़ा मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोली। बेगम, अभी आपने अपने शौहर का गुस्सा देखा ही कहाँ है। मेक श्योर अगर तुम देखोगी तो वैसे ही बेहोश हो जाओगी। तो बेहतर है कि ऐसी हरकत मत किया करो जिससे मुझे गुस्सा आए, क्योंकि जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया ना, उस दिन तुम्हारी खैर नहीं, और मुझसे तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकेगा। मुकद्दम उसके बाल कान के पीछे करते हुए बोला।
लेकिन मैंने किया है अलीज़ा को अभी तक ये समझ नहीं आ रही थी कि उसने ऐसा क्या किया है जो मुकद्दम उससे इतनी सख्त वार्निंग दे रहा था। तुमने क्या किया बेगम? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि तुमने क्या किया है? मुकद्दम अलीज़ा को और करीब खींचते हुए बोला। अलीज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया, मतलब उसे नहीं पता। तुमने अपने शौहर को पागल कर दिया और तुम पूछ रही हो कि तुमने क्या किया है? इतनी भी मासूम नहीं हो अब तुम बेगम। मुकद्दम उसके गाल पर लब रखते हुए बोला। जितने गुस्से में वो उसे कमरे में लाया था, उसे देखते ही उसका सारा गुस्सा हवा हो चुका था। वो चाहकर भी उस पर गुस्सा नहीं कर सकता था। मैंने कुछ नहीं किया, आप फ़ुज़ूल में इल्ज़ाम मत लगाया करें। अलीज़ा मुँह बनाते मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोली। अच्छा, तो और किस पर लगाया करूँ? मुकद्दम ने उसके निचले होंठ को अपने अंगूठे से रब करते हुए बोला। तो अलीज़ा ने घबरा कर पीछे होना चाहा। मुझे छोड़े, मामा नीचे मुझे किचन में बुला रही थी। अलीज़ा खुद को छुड़वाने की जद्दोजहद करते हुए बोली। चली जाना, पहले मेरी बात सुनो। वैसे तो मैं नहीं चाहता कि तुम परसों यहाँ से चली जाओ, मगर मेरी मजबूरी है कि मुझे बीजान का हुक्म मानना पड़ेगा, लेकिन मेरे भी इस फैसले में एक शर्त है। अगर तुम ये शर्त मानोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और अगर नहीं मानोगी तो मेरे साथ ही चलना बारात वाले दिन। मुकद्दम अलीज़ा को लिए बेड पर बैठते हुए बोला, जबकि अलीज़ा इस बात पर ही खुश हो गई थी कि मुकद्दम मान गया उसे भेजने के लिए। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, अलीज़ा बगैर उसकी सुने खुशी से बोली। पहले सुन तो लो, फिर मंजूर भी कर लेना, मुकद्दम मुस्कुराता हुआ बोला। तो अलीज़ा ने सवालिया नज़र से उसकी जानिब देखा। पहली शर्त, तुम 1 मिनट के लिए भी अपना फ़ोन खुद से दूर नहीं करोगी, अपने पास ही रखोगी। दूसरी शर्त ये कि तुम अपने ऊपर वाले रूम में रहोगी और किसी रूम में नहीं। तीसरी शर्त, मेरे मैसेज और मेरी कॉल को फ़ौरन रिसीव करोगी, और जब तक मैं ना बोलूँ तुम कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करोगी। मगर मुकद्दम ने अपनी शर्तें अलीज़ा के आगे रखी, जबकि अलीज़ा आंखें फैलाए मुकद्दम को देख रही थी। मतलब अब बंदा फ़ोन साथ लेकर घूमता रहे? मेरी तरफ ऐसे मत देखो। जितनी भी शर्तें हैं मैंने तुम्हें बता दी है, ये सब पूरी होनी चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये बात अपने इस छोटे से दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो। मुकद्दम उसके माथे पर उंगली रखते हुए बोला। मंजूर है तो बोलो, मैं भेजने को तैयार हूँ। मुकद्दम उसकी फैली आंखों पर लब रखते हुए बोला। मुझे मंजूर है, अब मैं जाऊँ, मामा वेट कर रही है। अलीज़ा मुकद्दम से बोलती फ़ौरन उठी, जबकि मुकद्दम ने उसकी कलाई पकड़े एक झटके से उसे खींचा, जबकि अलीज़ा सीधा बेड पर गिरी थी और मुकद्दम उस पर सायाफन हुआ था। कल हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, तैयार रहना। मुकद्दम अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करते हुए बोला, जबकि अलीज़ा ने सख्ती से आंखें मींची थी। मुकद्दम उसकी बंद आंखों को देखते मुस्कुराया और झुकते हुए उसकी गर्दन पर अपने सुलगते लब रख दिए, जबकि उसके लम्स को गर्दन पर महसूस करते हुए तड़प ही उठी थी। पीछे हटे, मुझे जाना है। अलीज़ा उसे पीछे करने की कोशिश करते हुए बोली, मगर वो ज़रा नहीं हिला। मुकद्दम ने अपना सर उठाकर अलीज़ा के चेहरे की तरफ देखा और फिर गर्दन पर नज़र पड़ते ही मुस्कुराया, जो उसके लम्स से सुर्ख हो चुकी थी। मुकद्दम मुस्कुरा उठा था, झुका फिर वो झुका और नरमी से वहाँ पर अपने लब रख दिए। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए क्या हो? मुकद्दम उसके चेहरे को उंगलियों से छूते हुए बोला। तो अलीज़ा ने मुकद्दम की तरफ देखा, जिससे वो जानना चाह रही हो कि वो उसके लिए क्या है। जैसे मछली को जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, वैसे ही मुझे भी सांस लेने के लिए तुम्हारी ज़रूरत दरकार है। मुकद्दम मीर अहमद अपने रब के अलावा किसी का मोहताज नहीं, लेकिन तुम्हारा है। तुम मेरा इश्क हो, मेरी रूह की मकीन हो तुम। तुम्हारे बगैर रहना बेहद मुश्किल है, मगर ये सोच कर रह लूँगा कि आना तो तुम्हें मेरे पास ही है सारी ज़िंदगी के लिए। फिर दोबारा मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मुकद्दम उसके माथे पर लब रखते हुए बोला, जबकि अलीज़ा मुस्कुरा दी। मैं भी आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी। अलीज़ा मुकद्दम के गाल पर अपनी हथेली रखती हुई मुस्कुराकर बोली थी। मुकद्दम ने उसका वही हाथ पकड़कर लबों से लगाया। कभी नहीं ना, मुकद्दम ने उसकी आंखों में देखते हुए बोला। पूछा तो अलीज़ा ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया, तो मुकद्दम ने उसे ज़ोर से खुद में भींच लिया। जहांज़ेब बालकनी में खड़ा मुसलसल सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। उसके जहन में सिर्फ अफरा से की गई गुफ्तगू ही गर्दिश कर रही थी। वो चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि अफरा जैसे उसने
कभी नज़र भर कर देखा तक नहीं था। वो लड़की बचपन से उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। जहांज़ेब को लग रहा था कि वो उसकी मोहब्बत का मुकाबला कभी नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी मोहब्बत एक तरफ़ा थी, मगर वो इतने सालों से थी। उसकी कुछ महीने की मोहब्बत के आगे कुछ नहीं थी। जहांज़ेब को अब अंदाज़ा हो रहा था कि जिस आग में वो इतने महीनों से जल रहा है, ये आग तो अफ़रा के सब्र के आगे कुछ नहीं है। जो आग उस मासूम लड़की के दिल में जल रही थी, वो कितनी दर्दनाक होगी। आज भी जान के हुक्म के मुताबिक मुकद्दम और अलीज़ा अफरा और जहांज़ेब की शादी की शॉपिंग पर जाना था, जिसके लिए वो अब अपनी अपनी बीवियों के साथ शॉपिंग मॉल रवाना हुए थे। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। ना तो अफरा ने कोई बात भी की थी और ना ही जहांज़ेब ने। आखिरकार इस खामोशी को जहांज़ेब की आवाज़ ने तोड़ा था। मुझे शॉपिंग करने का कोई आइडिया नहीं है, इसलिए जो भी पसंद आए वो ले लेना। जहांज़ेब सड़क पर नज़र जमाता हुआ बोला तो अफरा ने गर्दन घुमाकर जहांज़ेब की तरफ देखा। अच्छा, तो आप साथ क्या लेने आए हैं? अफ़रा उसकी जानिब देखते हुए बोली। बीजान के कहने पर आया हूँ, अगर उनका हुक्म ना होता तो कभी ना आता। जहांज़ेब संजीदगी से बोला तो अफ़रा को बहुत गुस्सा आया। मतलब फ़ुज़ूल का एटीट्यूड दिखा रहा था वो उसे। हुँ, इतने आप फरमाबरदार, अफ़रा मुँह में बड़बड़ाई। जो भी बोलना है थोड़ा ऊँचा बोल लो, यूँ बड़बड़ा क्यों रही हो? जहांज़ेब उसकी बड़बड़ाहट सुनता हुआ बोला। मेरा मुंह मेरी मर्जी, मैं बड़बड़ाऊं या ऊंचा बोलूं, आपको इससे क्या? अफरा जहांजेब की तरफ देखते हुए बोली। अब किसी तरह तो उसे अपना गुस्सा उतारना ही था। जहांजेब ने हैरत से अफरा की तरफ देखा, जो दूसरी तरफ मुंह किए बैठी थी। देखो लड़की, मुझसे तमीज से बात किया करो। जहांजेब उसकी तरफ देखते हुए संजीदगी से बोला। क्यों, मैंने आपसे कौन सी बदतमीजी की है? अफरा एकदम से अपना रुख जहांजेब की जानिब करते हुए बोली। ये जो भी तुम्हारा लहजा था, ये बदतमीजी ही थी। जहांजेब ने उसे याद दिलाया तो अफरा का मुंह ही खुल गया। क्या मतलब, ये बदतमीजी थी और जो आप करते रहे हैं वो क्या था? अफरा जहांजेब को घूरते हुए बोली। मैं तुमसे ज़्यादा मुखातिब नहीं हुआ और जहाँ तक मुझे याद है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जहांजेब लापरवाही से बोला। अच्छा, और वो जिस दिन मैं आपसे टकराई थी और आपने मुझ पर अपना सारा गुस्सा उतारा था, वो क्या था? वो उस दिन जब मैं आपसे बात करने आई थी, आपने उस दिन भी मुझ पर अपना इतना गुस्सा किया था, वो क्या था? अफरा बाकायदा लड़ने वाले मूड में आ चुकी थी। मुझे उस वक़्त गुस्सा था। जहांज़ेब नर्म लहजे में बोला, गोया उसे सब याद आ गया था। तो मुझे भी गुस्सा है और अगर आइंदा आपने मुझे बदतमीज़ बोला तो अच्छा नहीं होगा। अफ़रा जहांज़ेब से बोलती दोबारा रुख मोड़ गई। अच्छा, क्या अच्छा नहीं होगा और क्या कर लोगी तुम? जहांज़ेब को उसे तंग करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, आप अभी जानते नहीं हैं मुझे, इसलिए मुझसे पंगा मत ले। अफरा ने बगैर उसकी तरफ देखे ही जवाब दिया। अफरा की बात सुनते ही जहांज़ेब ने एक झटके से गाड़ी रोकी और अपना रुख अफरा की जानिब किया। मगर मैं तो अब ले चुका हूँ, इसलिए तुम अब मुझे बताओ कि तुम क्या करोगी? जहांज़ेब अफरा का बाजू पकड़ते अपनी तरफ खींचते हुए बोला, जबकि उसके इतने इस कदर नज़दीक आने पर अफरा की धड़कनें मुश्तरका हुई थी। आप पीछे पीछे हटे। अफरा अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। अब तो ये नामुमकिन है। जहांज़ेब अफरा को और नज़दीक करते हुए बोला, जबकि वो अपनी धड़कनों को संभालती सुर्ख पड़ चुकी थी। बताओ अब मुझे। जहांज़ेब उसकी हालत से महफूज होते हुए बोला। उसे उसके चेहरे पर छाई लाली बहुत अच्छी लग रही थी। छोड़े मुझे प्लीज़, मुझे कुछ नहीं बताना। अफरा अपना बाजू छुड़वाती हुई बोली। ओह माय वाइफ, तुम तो अभी से डर गई मुझसे। आगे क्या करोगी? चलो कोई बात नहीं, शादी तक रोज़ मैं तुम्हारे करीब आकर तुम्हें आदत डाल दूंगा। फिर शादी वाले दिन तुम्हें डर तो लगेगा, मगर कम। जहांज़ेब ज़ुमानी खज़ी से कहता अफरा के होश उड़ा गया था। अफरा आंखें फैलाए जहांज़ेब को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बेबाक बात जहांज़ेब कर सकता है। ज़्यादा सोचो मत, मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। फ़िलहाल तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं अमल करके दिखाऊँगा। जहांज़ेब आँख दबाता हुआ बोला और उसका बाजू छोड़े सीधा होकर बैठा, जबकि अफ़रा का चेहरा देखने लायक था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वहाँ से ही गायब हो जाए। तुम क्या सोच रही थी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, गाफिल रहूँगा तुमसे? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है मिसेस जहांज़ेब। मैं अपनी बीवी और अपने हक से गाफिल नहीं हो सकता, इसलिए सारी और फुल बातें शादी वाले दिन अपने दिमाग से निकाल कर आना। जहांज़ेब अफरा की तरफ देखता हुआ बोला और गाड़ी स्टार्ट की, जबकि अफरा की बोलती बिल्कुल बंद हो चुकी थी। वो एक ही बार में उसको उसके सारे सवालात के जवाबात दे चुका था जो उसने पूछे भी नहीं थे।
अलीज़ा और मुकज़िम इस वक्त शॉपिंग मॉल में मौजूद थे, जबकि मुकज़िम ही अलीज़ा के सारे ड्रेस पसंद करता जा रहा था, जबकि अलीज़ा को ये हुक्म मिला था कि वो मुकज़िम की शूटिंग कर शॉपिंग करे, जिसकी वजह से अलीज़ा अफरा को साथ लिए मुकज़िम की शॉपिंग करने में मसरूफ़ थी, जबकि दूसरी तरफ मुकज़िम और जहांज़ेब अपनी अपनी बीवियों की शॉपिंग करने में मसरूफ़ थे। फरी यार, मैं तो बहुत थक गई हूँ, अलीज़ा अफरा की तरफ देखते हुए बोली, जबकि इन दोनों के हाथ शॉपिंग बैग से भरे हुए थे। जी भाभी, मैं भी बहुत थक गई हूँ, चले आए हम वहाँ बैठते हैं और कुछ खा लेते हैं, अफरा अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली तो अलीज़ा फौरन हामी भरती उसके साथ चल दी। शॉपिंग बैग्स रखकर वो दोनों वहीं बैठ गई और अफरा ने खाने के लिए बर्गर ऑर्डर किए। अलीज़ा ने फ़ोन निकालकर मुकद्दम को अपने वहाँ रुकने का मैसेज किया और फ़ोन वापस रखते अफरा से बातों में मगन हो गई। यार मुकद्दम, ये देख, ये कैसा है? जहांज़ेब एक ग्रे कलर की खूबसूरत तरीन मैक्सी की तरफ इशारा करते हुए बोला। बीवी तेरी है ना, तू उसके लिए ड्रेस भी तो तू ही पसंद कर, मेरे पास तो कोई मशवरा नहीं है तुम्हें देने के लिए। मुकद्दम ने उसे हरी झंडी दिखाई तो जहांज़ेब ने उसे एक घूरी से नवाजते हुए खुद ही ड्रेस पसंद करके पैक करवा लिया और अब वो लोग इस तरफ जा रहे थे जहां अफरा और अलीज़ा मौजूद थी। भाभी अब चली जाएंगी तो मैं अकेली बहुत बोर हो जाऊंगी, कुछ दिन रुक जाए ना, अफरा अलीज़ा की तरफ देखती हुई बोली। मिस तो मैं भी बहुत करूंगी तुम्हें फरी, मगर मुझे बिल बाबा कल लेने आ रहे हैं, इस वजह से उनके साथ जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक हफ्ते बाद मैंने तुम्हारे पास ही तो आ जाना है देवरानी साहिबा, अलीज़ा आखिर में हंसते हुए बोली। ओके जेठानी साहिबा, अफरा भी उसी की टोन में बोली तो दोनों एक साथ कहकहा लगाकर हंस दी। क्या बात है लेडीज, अकेले अकेले में ऐसी कौन सी बातें हो रही हैं जिनमें इतना सारा हंसा जा रहा है? मुकद्दम अलीज़ा के साथ वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, जबकि जहांज़ेब अफरा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया था। वो भाई, मैं भाभी से बोल रही थी कि वो कुछ दिन और रुक जाए, अफरा मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोली। तुम्हारी भाभी का भी कोई कसूर नहीं है मेरी बहन, ये हुक्म बीजान का है, बीजान का हुक्म ना होता तो मैं तो तुम्हारी भाभी को कभी भी ना भेजता, मुकद्दम अलीज़ा की तरफ देखते शरारत से बोला तो अलीज़ा ने मुकद्दम की तरफ आंखें छोटी करके देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि मैं जाती ही नहीं, आप खुश हो जाए। उसकी नज़रों में मौजूद बात को समझते मुकद्दम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मैम, आपका ऑर्डर, एक वेटर उनकी टेबल पर बर्गर रखते हुए बोला। अगर शोहरों का भी ख्याल कर लेना था अपने शोहरों का भी कुछ ख्याल कर लेना था, आखिर हम भी आप लोगों के साथ ही है। जहांज़ेब ट्रे में मौजूद सिर्फ 2 बर्गर्स की तरफ देखते हुए इशारा करते हुए बोला। हम पहले आए थे, हमने पहले मंगवा लिए, हमें क्या पता था कि आप भी साथ ही टपक पड़ेंगे। चले कोई बात नहीं, अब जाकर अपने लिए और भाई के लिए भी ऑर्डर करवा दे। अफरा जहां अफरा जहांज़ेब की तरफ देखती इजी अंदाज में बोली। भई, मैं तो अपनी बेगम के साथ ही खाऊंगा, मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं। मुकद्दम ट्रे में से एक बर्गर पकड़ता हुआ बोला। चलो कोई बात नहीं साले साहब, अगर आप हमारे सामने अपनी बीवी के साथ बर्गर शेयर कर सकते हैं तो हम भी अपनी बीवी के साथ कर ही लेंगे। जहांज़ेब मुकद्दम की तरफ देखते एक आंख दबाकर बोला। अब सीन ये था कि जहांज़ेब और मुकद्दम के हाथ में बर्गर मौजूद थे, जबकि अफरा और अलीज़ा दोनों ही हैरत से अपने अपने शौहरों को देखने में मसरूफ़ थी, क्योंकि वो बहुत ही नदीदों वाले काम सर अंजाम दे रहे थे। बीवियों को खिलाना तो दूर की बात, वो तो एक दूसरे को देख देख कर ऐसे खा रहे थे जैसे एक दूसरे को जलाना चाह रहे हो कि ये देख, मैं अपनी बीवी का बर्गर खा रहा हूँ। बेगम, तुम भी खाओ, और शक्ल क्यों देखी जा रही हो मेरी, यकीन मानो तुम्हारा ही हूँ। घर घर जाकर बहुत गौर से देख लेना, लेकिन अभी ज़रा जगह का ख्याल करो यार, शरीफ सा बंदा हो। मुकद्दम अलीज़ा की तरफ झुकते हुए खुश लहजे में बोला, जबकि अलीज़ा ने उसे घूरा था। अपने भाई और भाभी की तरफ क्यों देखे जा रही हो यार, हद होती है, प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। अब तुम इन्हें ही देखती जाओगी तो वो इरिटेट होंगे ना, तुम अपने शौहर की तरफ देखो और ये खाओ। जहांज़ेब ज़बरदस्ती उसके मुंह में बर्गर डालते हुए बोला, जबकि अफराह को मजबूरन वो बर्गर निगलना पड़ा। आपको शर्म नहीं आती, सामने आपके बहन बहनोई बैठे हैं, अलीज़ा ने मुकद्दम को जगह का एहसास दिलाना चाहा। वो अपनी बातों में मसरूफ़ है, तुम उन पर ध्यान मत दो। मुकद्दम उसके मुंह में बर्गर का पीस डालते हुए बोला तो अलीज़ा ने मुंह बनाकर मुकद्दम की तरफ देखा। बेगम, ये मुंह घर जाकर बनाना, क्योंकि अगर यहाँ पर मेरा दिल बेईमान हो गया ना तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगी, इसलिए ये काम घर के लिए छोड़ दो। मुकद्दम उसके मुंह में एक और पीस डालते हुए बोला, जबकि अलीज़ा को उसका अफरा और जहांज़ेब के सामने ऐसे खिलाना बहुत शर्मिंदा कर रहा था।
उन्हें घर पहुंचते-पहुंचते रात हो गई थी, जबकि अलीज़ा बेहद थक चुकी थी। अपने कमरे में दाखिल होती, बैग्स रखते फ़ौरन चेंज करने चली गई। खाना वो सब बाहर से ही खाकर आए थे। मुकद्दिम अपनी गाड़ी पोर्च में खड़ी करता अपने कमरे में दाखिल हुआ, मगर अलीज़ा कमरे में नज़र नहीं आई। उसे पता चल चुका था कि वो ज़रूर चेंज करने ही गई होगी। वो भी अपने कपड़े लेता वॉशरूम में घुस गया। अलीज़ा ढीले-ढाले कपड़े पहनकर बाहर निकली और आते ही बेड पर लेट गई। उसे बेहद थकन महसूस हो रही थी। मुकद्दिम नहाकर निकला तो अलीज़ा को बेड पर बेतरतीबी से लेटे देखकर उसके करीब गया। अलीज़ा के करीब जाते उसने बगौर अलीज़ा के चेहरे को देखा, जिसके चेहरे पर थकन वाज़ेह थी और आंखें बंद थी। वो शायद नींद में जा रही थी। मुकद्दिम उसे देखते मुस्कुराया और अपने गीले बालों में हाथ डाले उन्हें झटका, जिसकी वजह से बहुत सारी पानी की बूंदें अलीज़ा के चेहरे पर गिरी थी। अलीज़ा ने थोड़ी सी आंखें खोलते मुकद्दिम की तरफ देखा और फिर मुंह बनाती करवट बदल गई। मुकद्दिम एकदम से बेड पर लेटता अपना गीला चेहरा अलीज़ा के चेहरे पर रख गया। क्या है आपको, तंग क्यों कर रहे हो? अलीज़ा मुकद्दिम को पीछे करते हुए बोली। क्योंकि मेरी बीवी बगैर मेरा इंतजार किए नींद की वादियों में उतरने की तैयारी में है। मुकद्दिम उसके गाल पर शिद्दत भरा लम्स छोड़ते हुए बोला। तो सो जाए आप भी। अलीज़ा बमुश्किल अपनी आंखों को खोलते हुए बोली। नहीं, आज जब तक मेरी बेगम मुझे गुड नाइट किस नहीं देगी तब तक मैं तो नहीं सोने वाला। मुकद्दिम उसके दूसरे गाल पर लब रखते हुए बोला। नहीं तंग करे ना, सोने दे प्लीज़, मुझे बहुत नींद आ रही है। अलीज़ा बंद आंखों से मुकद्दिम की मिन्नत करते हुए बोली तो मुकद्दिम को उस पर टूट कर प्यार आया। बेगम, मैं तो सोच रहा था कि आज रात मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूंगा, मगर तुम तो नींद में जाने की तैयारी में हो। देख लो, इतना जुल्म अच्छा नहीं शौहर पर। मुकद्दिम उसके माथे को चूमते हुए बोला। आप मुझसे क्या बातें करेंगे? अलीज़ा आंखें खोलती नींद में डूबी आवाज़ में बोली। बहुत सारी। मुकद्दिम उसके कान में सरगोशी करते कान की लौ को लबों से छूते हुए बोला। आप करें, मैं जाग रही हूँ। अलीज़ा अपनी आंखें खोलती मुकद्दिम की तरफ देखते हुए बोली, जबकि नींद से चूर आंखें देखकर मुकद्दिम को उस पर बहुत प्यार आया। इतनी नींद आने के बावजूद भी वह मुकद्दिम के लिए जागना चाह रही थी, सिर्फ उसके एक बार बोलने पर। अब मेरा मूड नहीं है, अब सारी बातें मैं शादी वाले दिन ही एक ही बार करूंगा। मुकद्दिम उसकी गर्दन में मुंह छुपाते हुए बोला। मुझे तुम्हारी खुशबू से इश्क है, जो मुझे मजीद तुम्हारा दीवाना बनाती है। मुकद्दिम गहरा सांस लिए उसकी खुशबू को अंदर उतारते हुए बोला। बहुत मुश्किल से रहूँगा इस कमरे में तुम्हारे बगैर, मगर इसके बाद हमेशा हमेशा के लिए आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। एक दिन तो क्या, एक पल भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं होने दूंगा फिर। मुकद्दिम उसकी गर्दन पर लब रखते हुए बोला, जबकि उसकी भारी सांसें इस बात की गवाह थी कि मोहतरमा सो चुकी है। मुकद्दिम ने सर उठाते उसके चेहरे की तरफ देखा, जो नींद की वादियों में गुम हो चुकी थी। मतलब तब से उसने जो भी बातें की, इन सब को वो सुन ही नहीं रही थी। अगर सुन रही होती या जाग रही होती तो मुकद्दिम को अपने इतना नज़दीक देखकर ज़रूर उसे पीछे हटाने की कोशिश करती। मुकद्दिम उसे सोता देखकर हल्का सा कहकहा लगाकर हंसा। मेरी छोटी सी बीवी। मुकद्दिम को उस पर इतना प्यार आ रहा था कि दिल कर रहा था सारे फासले मिटा दे, मगर अपनी दी गई ज़बान की वजह से सब्र कर गया। मुकद्दिम उसके चेहरे के एक एक नक्श को लबों से छूते खुद किसी तकिए की तरह खुद को किसी तक खुद ही उसे किसी तकिए की तरह भींचते आंखें मूंद गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि अब आगे क्या होगा, शादी कैसे होगी और आगे क्या बाकी है। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें, अगली किस्त में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ज़रूर दबा दे और वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।